प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी आज के दिन की मुनासबत से, यौम जुमा के हवाले से और ग़ज़वा बदर के हवाले से प्रोग्राम में अब तक गुफ्तगू की गई। उसके साथ साथ मुख्तलिफ नातख़ा हज़रात हमारे साथ मुख्तलिफ औक़ात में इस नशिस्त में शरीक रहे और ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे जारी रहेगा। प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने तज़किरा किया कि बहुत सारे सवालात आपके मौसूल होते हैं और कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों के पैगामात को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होगी। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे आज मौका मिलेगा मुख्तलिफ मामलात पर बात करने का। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले खुशामदीद सैयद ज़ीशान हाशमी, GM हैं शेर अफजल फाउंडेशन के और IT एक्सपर्ट हैं। उनको मैं इस नशिस्त में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान, हमारे बड़े अच्छे दोस्त और अज़ीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे आज मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होगी। बहुत अच्छा बोलते हैं, मामलात को समझते हैं। तो आज उनसे हम ये जो इस वक्त जारी सूरत हाल है, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हो, चाहे कोरोना वायरस की वजह से हो या मईशत के जो मामलात हैं उस पर, तो उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। शाकिर अली साहब को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ ज़ीशान हाशमी आपके साथ। सूरत हाल सारी आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं सारे हालात व वाक़यात जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं। वो ये कि मईशत को पहले ही जो चैलेंजेस हैं बहुत सारे दरपेश हैं, उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसानात हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ जो सादा लौह तबका है उसके लिए मुश्किलात और परेशानियों में बयान इजाफा हुआ। अब ख़ुद क्योंकि ये शेर अफजल फाउंडेशन है, इस हवाले से काम करते रहे हैं, लोगों तक पहुँचना और फिर ये कि जैसे पहली जब ये वेव आई कोरोना वायरस की, लोगों में अशिया ज़रूरिया पहुँचाना, ये सब बड़ा मुश्किल काम होता है। ये कैसे मुमकिन हो पाता है? और फिर आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो बहुत सारे लवाजमात से भी ज़िंदगी के महरूम है, तो कैसे उन तक रसाई होती है, काम किस तरह किया जाता है, ये सब कुछ मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस फोरम में मौका दिया मुझे। और दूसरी बात ये कि जिस वक्त कोविड का स्टार्ट आया था जी जी, तो उससे पहले भी हम देखते हैं कि हमारे मुल्क की मईशत जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहती है, ऐसा ही था। कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई। लेकिन कोविड ने तो बिल्कुल आके कमर तोड़ के रख दिया। बिल्कुल। जिस वक्त कोविड आया तो उस वक्त हमारा जो मुल्क है अभी समझ लें एक तरह से कि एक डेवलपिंग कंडीशन के अंदर है, वो बन रहा है। तो उसमें जब लॉकडाउन का इशू आया, जनाब लॉकडाउन लगा दें, ये कर दें, इसको बंद कर दें, सिस्टम को बंद कर दें, तो उस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा जो तबका था वो था जो कि एक तो वो तबका है जो रिच है, बिल्कुल इसको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है। फिक्र ऐसा ही। एक वो तबका था जो कि गरीब था, वो ऑलरेडी वो गरीब है, वो हर चीज़ों को सेट कर रहा था। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो विक्टिम बना वो मिडिल क्लास बना, क्योंकि वो क्या करते थे कि वो कोशिश क्या करते थे कि जनाब ये अर्निंग की, सब कुछ किया, उसके बाद जो है वो एक फेस बना के अपनी सफ़ेद पुष्टि को छुपा के बैठे हुए थे। बिल्कुल ठीक। गरीब ने तो जो बिल्कुल लोअर क्लास में बैठे हुए थे वो तो शुरू से ही जहाँ उनको मसला हुआ उन्होंने मांग लिया, ले लिया, कर लिया, वो कर लिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो शिकार हुए वो मिडिल क्लास हुआ। अच्छा, हमने जब इस पे सिस्टम पे काम शुरू किया तो शेर अफजल खान साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और 48 ईयर्स बिफोर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, लेकिन उनका दिल जो है आज भी पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है। तो उन्होंने यहाँ पर 10 ईयर्स बिफोर जो है एक NGO रजिस्टर्ड की थी और उसको उसी सिस्टम को लेते हुए हम आगे चले थे। तो हमने ऐसी कोशिश की थी कि जनाब इस जगह पे इंटीरियर सिंध के अंदर जो सर्विसेज मौजूद नहीं है वहाँ पे वो दी जाए, जिसमें हमने जो है डायग्नोस्टिक सेंटर, फिजियोथेरापी इंस्टीट्यूट, स्पीच थेरापी इंस्टीट्यूट, लेकिन वो तो हम करते जा रहे थे, एजुकेशन में भी हम काम करते। जब कोविड की लहर आई तो आपको मालूम है कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। लेकिन जब लोग अवेयर हैं उसके बाद भी उसकी केयर नहीं कर रहे, तो जब आप इंटरेस्ट तो वहाँ पर तो किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कोरोना क्या चीज़। अगर मैं किसी से भी पूछता हूँ कि जनाब कोविड है क्या, तो वो बोलते हैं जी कोविड एक वायरस है। अब ये पहले एक सार्स आ चुका है, एक वायरस, उसके बाद जो अभी आया है इसको नोवेल कोरोना का नाम दिया गया। नोवेल मींस न्यू, नोवेल मींस न्यू, CO मींस कोरोना और O V मींस वायरस और D मींस डिजीज। तो जब ये जिस टाइम ये आया तो लोगों ने इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपको पता चीन में सबसे पहले वॉन के अंदर आया तो हम लोगों ने कहा जी चीन के अंदर ये हो गया, वो हो गया, ट्रांसमिट डिजीज हो गई, ये सब कुछ हो गया। लेकिन जब हम अपने मुल्क की तरफ देखते तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतनी बेहतियाती के बावजूद भी इस वक्त भी हम उस कंडीशन में नहीं खड़े जिस कंडीशन में दूसरे ममालिक खड़े हुए। बिल्कुल ऐसा ही।
अल्लाह का ही हम पे करम है। बेशक बेशक, एहसान अजीम। लेकिन जब हमने कोविड पे काम करना शुरू किया था तो हमने ये देखा था कि जनाब सबसे पहले उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए जो लोग लाइन में खड़े नहीं हो सकते, हाँ, ये ठीक है, बहुत किसी बड़ी से खिदमत मांग की। नहीं सकते, ऐसा ही। ठीक है। हमें ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया से इंस्ट्रक्शन नहीं, हमने पर्सनली जाकर अब क्या किया कि हर एरिया के अंदर आपने देखा होगा कि कोई ना कोई एक आध पर्सन ऐसा होता है जो उस पूरे गली का और उस पूरे एरिया के बारे में जानता है। हमने उन लोगों को अप्रोच किया, उनसे कहा जनाब आप हमें बताएं कि जिस जिस जगह पे ज़रूरत है हम उस जगह पे जाके फैसिलिटेट करें। रमज़ान शरीफ के अंदर इस वक्त तक हम एटलीस्ट 2500 राशन बैग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। माशाअल्लाह, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। प्लस उसके बाद हमने ईद गिफ्ट्स का सिस्टम किया है। साथ साथ हमने ये किया है कि सबसे बड़ा इशू जो आता है वहाँ पर इंटर सिंध के अंदर फैसिलिटी के जनाब वो हॉस्पिटल तक पहुँचे कैसे, वो इतनी दूर दूर बैठे हुए हैं। तो हमने ये किया है कि तमाम पेशेंट्स को जनाब आप हमें कॉल करें, हम आप तक पहुँचेंगे, आपके पेशेंट को लेके और हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे यहाँ पे तो मसला ये आ गया है कि जनाब खांसी हो रही है, हल्का सा फीवर हो रहा है, अवेयरनेस तो है नहीं। हमारे डॉक्टरों ने एक सिस्टम बना के दे दिया जनाब ये चीज़ें तो ये कोरोना के अंदर सिम्टम्स, खौफ की फिजा कायम है, लोग घर पे बैठ के स्टीम ले रहे हैं, घर पे खुद ही खुद डिसाइड कर लेते हैं कि जनाब ये सर। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि हर कोई बंदा सोशल मीडिया पे उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, जनाब ये इस्तेमाल कर लें, ये इस्तेमाल कर लें, ये इस्तेमाल कर लें। तो प्रॉपर वे में इसका इलाज तो कोई है नहीं अभी तक। बिल्कुल ठीक है ना, उसमें आपने केयर करनी है। जो केयर हमें सबसे पहले करनी है वो मास्क लगाना है हमने, बिल्कुल ठीक है। वो हमने सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करनी है। अगर हम इस्लामिक वे की तरफ जाएं, इस्लामिक लोगों की बातें सुने तो वो बोल रहे हैं कि हमें इस्लाम से दूर किया जा रहा है, हमें बिजनेस साइड पे आते तो वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। तो अब आप देखें कि सिस्टम इतनी खिचड़ी पक चुकी है कि हम लोग जो है वो कंफ्यूज हैं कि मसला है क्या, क्या आया वाकई ये वायरस है। किसी से आप बात करें, नहीं है तो वायरस कुछ नहीं यार, इतना फैलता है। अक्सरियत लोगों की ऐसी। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं इंडिया के अंदर क्या किया गया कि अभी जब ये आया तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब बड़ी वो फनी वीडियो उन्होंने बनाई। उन्होंने क्या किया, पकड़ के लोगों को जो मास्क नहीं लगाए थे उनको जो है वो एम्बुलेंस में जो कोविड का पेशेंट था उसके पास जाके उसके अंदर बंद, वो दिखाई बड़ी जबरदस्त वीडियो थी। वो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो एक्चुअली कोरोना तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको पता है जब ये होता है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है सारा, तो उसकी वजह से जो है हमारा जो सबसे बड़ा ब्रीथिंग इशू आता है। इस वक्त आप देख लें हमारे पास हॉस्पिटल्स फुल हैं। माय वाइफ इज आल्सो डॉक्टर, शी इज सर्विंग इन ट्रॉमा हॉस्पिटल। तो वो मुझसे कल डिस्कशन हो रही थी तो वो मुझे बता रही थी कि इस वक्त जो है वो कराची की जो बेड्स हैं और जो चीज़ें हैं अगर इसी तरह से आती रही तो 1-2 दिन के अंदर ये बेड्स ऑक्सीजन का मसला आ जाएगा, बेड्स फुल हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा परेशानियों में क्रिटिकल हो जाए। तो हमें केयर करनी चाहिए, हम केयर नहीं कर रहे। ऐसा ही है, उसको शायद संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, मामला यही है। और ये अच्छा, उसका सारा इम्पैक्ट बिजनेस पे भी आ रहा है। आप देखिए, अब देखिए जब लॉकडाउन होगा तो लोगों का बिजनेस, एक चीज़ जो 5 रुपए की मिलती है वो बढ़ जाती है 10 रुपए की। लोग ज़ख़ीरा दूसरी कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं। हम लोगों को बीइंग ए मुस्लिम तो ये करना चाहिए कि जनाब रमज़ान शरीफ भी चल रहा है तो हम लोगों को फैसिलिटेट करें, उनकी सपोर्ट करें। उल्टा हम क्या कर रहे हैं कि जनाब चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये इथिक्स और ये नॉर्म्स हम देखें। अब आप एक नारा लगाते हैं किसी भी चीज़ का तो सब खड़े हो जाएंगे, पक्के मुसलमान बनना शुरू करेंगे। लेकिन एक सिस्टम की बात करेंगे तो आप देखें, जैसे मैं विजिट किया था मैंने यूएस से, तो हम एक जगह पे गए तो मेरे साथ 2 दोस्त और भी थे, तो वो बात करते थे जगह जी पोर्क तो नहीं है, ये खाना हलाल है या नहीं। तो एक जगह पे हम बैठे हुए थे तो अब डिस्कस कर रहे थे आपसे, तो उन्होंने वाइन मंगा के साथ में रख दी। तो वो वेटर आया तो वेटर से उसने कहा कि भाई ये खाने में जो है हलाल है ना, पोर्क तो नहीं है। तो उसने उसको देखा, देखने के बाद उसने बोला सर मैं कितना अर्सा हो गया मुझे आते यहाँ पे काम करते हो, हर मुसलमान आके ये सवाल करता है लेकिन वो शराब पीता है, क्या शराब आपके मज़हब में हलाल है हराम है? अच्छा, फिर वो दूसरा सवाल करता है जनाब, लेकिन वो सारे वो काम कर रहा था, लेकिन आपका मैंने देखा है कि मुसलमान सिर्फ एक सवाल जरूर करता है, तो ये इस पोर्क में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप इससे तो बचते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों से नहीं बचते? नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं मूर जिनके बारे में कहा गया है कि इस पे आपने पाबंदी रखनी है। मिसाल के तौर पे नाप तोल में कमी ना करना, और इस तरह दीगर मामलात हैं जो इससे बड़ा गुनाह जो है वो ख्याल किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम हर उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे जहन के मुताबिक गुनाह सवाब का जो मेयार हमने खुद ही ये तय कर लिया है, ये एक बड़ा मसला है। जी शाकिर भाई फरमाइए। अब समझाना बड़ा मुश्किल है, जैसे अभी बात हो रही थी ज़ीशान भाई से, उन्होंने कहा
कि यहाँ पर तो लोग अभी तक इस सच्चाई को तस्लीम करने से ही कासिर है। मतलब आज भी हाल ये है कि जब किसी महफिल में जाते हैं तो सवाल ये होता है या गुफ्तगू ये होती है कि ये तो मीडिया की जानिब से जी बड़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, हकीकतन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ये जो लाखों आदमी पूरी दुनिया में मर चुके हैं, ये सिर्फ होक्स है, एक धोखा है, फरेब है क्या? ज़रा ये तो बताइए। ये तो डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं और हम तो सिर्फ तजिया कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी बातें जैसे हाशमी साहब ने भी कहा है, यहाँ पर एक छोटा सा अगर उस दायरे में जाएं तो कोई ये कहता है कि जी खिलाफत उस्मानिया की बात आ रही है जी 19 हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है कि 2023 में जो है वो सऊदीया का मामला उठेगा और इस तरह 42 मुल्कों का जो इत्तेहाद बना हुआ है वो तुर्की का मसला उठा हुआ है। एक तो ये कह रहे हैं। अच्छा, एक ये आ रहा है कि नहीं कि यूरोप ने अपनी एक गेम चलाई हुई है ताकि जो है तिजारत हो, ये एक मिला जुला एक रुझान है। तीसरा अगर हम आते हैं तो अब अगर खुदाई वबाई बीमारी है तो वो दुआओं से यकीनन दूर हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुआओं से भी नहीं जा रही है, वजीफे भी काट रहे हैं। जैसे मिसाल आप ले ले, जैसे MP MNA मिनिस्टर, अब उनके पास हम नहीं जाते कि जी हमें नौकरी दो, हमें सब चीज़ें दो, हम उल्टा हम वजीफा करने लग जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने लग जाते हैं, दूसरे काम करने लग जाते हैं। उनसे नहीं पूछते कि हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो, हमारा काम आसान क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरी बात ये है कि हर चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले हम स्टडी करें। स्टडी किस चीज़ की, चाहे वो इस्लाम की हो, चाहे वो आम रूटीन की चीज़ें हों, वो हमारे पास है नहीं। दूसरी बात ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो समाजी सियासी जिस रुख के लोग हैं, वो ये है कि हम लोग अपनी इंसानियत के साथ सही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं खुद हूँ तो मैं अपने घर की सियासत को कितना समझता हूँ, अपने गांव के साथ कितना मुखलिस हूँ। तो ये एक सवाल है। अब दूसरी बात ये कि अब अगर हम कह लें ये कोरोना कोरोना कोरोना, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कोरोना क्या है। ये तो पहले भी था, हम भी मानते हैं जी, नज़ला जुकाम खांसी ये तो सब कुछ था, तो अब अचानक ये कैसा हुआ? भाई ये वायरस है तो वायरस का तो फौरन इलाज आना चाहिए 1 साल के बाद। अच्छा, अभी तक तशखीस नहीं हो पा रही कि वाकई बीमारी है भी या नहीं है। अच्छा, डॉक्टरों ने सर जोड़कर आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं कि जी अब देखे जी ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कोरोना कुछ नहीं है, ये जो ना एक वबाल है, एक जाल है। अगर भाई ये आखिर क्या मजाक है। अब हम जाएं तो किधर जाए? अच्छा, अगर मास्क लगाना ये हो गया जैसे कानून बन गया, तो अब कहीं भी जाओ। अच्छा, खवातीन से मैंने एक से पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आपने मास्क के सामने तो बुर्का पहना हुआ है। अच्छा, वो बुर्का भी लाजिम हो गया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आया कि वो पिछली चीजें वापस आ रही है जो हम नहीं करना चाह रहे थे, हम आज़ाद ख्याल होते जा रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि इस तरह कुछ रुझान है। जैसे हाशमी साहब ने भी कहा ना कि जैसे इनकी शेर अफजल फाउंडेशन काम कर रही है मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन अब सवाल ये कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने काम कहाँ कहाँ लेके जा रहा हूँ। अब मुझे शौक रखता है, मैं शौक रखता हूँ यूरोप में जाऊँ, घूमूं फिरूँ, है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी नेशनलिटी वहाँ की हो। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पे रह रहा हूँ, इतनी जिंदगी गुजार आया हूँ, वहाँ पर मैं क्या कर चुका हूँ। बिल्कुल अखलाकी इक़दार तो हमारे पूरे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये कहते हैं, अब ज़राअत की मिसाल ले लें छोटी सी, ज़राअत ना होने के बराबर है। आप अगर चली जाइए तो जो ज़राअत वाली ज़मीन है वो प्लाटिंग हो चुकी है, बिल्कुल इसी तरीके से जो पहाड़ है उनको ऐसे छोड़ दिए, सियाहत को हम फ़रोग़ नहीं ला रहे। इसी तरीके से अगर ज़राअत को अगर उठाते हैं तो यकीनन हमारे पास सब चीज़ें आ जाती हैं। अब दरख्त ना होने के बराबर हो गए, अब किस तरह से हम करें? बल्कि देखिए ना, आप तो मजबूत है कि मीडिया के आदमी है, तो आप इस चीज़ को ज़रा मलूज़ खातिर रखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़राअत ना होने के बराबर हो चुकी है, तो आप कोरोना को कैसे हम रोकेंगे? बिल्कुल वही चीज़ है ना, तरजीहात को अपने सेट करने की ज़रूरत है और ये तय करना पड़ेगा। ये ज़राअत की जो आपने बात की है बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। बात हुई कि मास्क, जैसे वो लेडीज़ है तो वो बुर्का पहनती है तो उनकी मैं मास्क लाता हूँ। एक्चुअली मैं फिर वही बात कहूँगा कि हम चीज़ें तो लॉन्च कर देते हैं, अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस सही। अब सिंपल एक मास्क आपने देखा होगा जो कि पॉलीथीन बैग बना हुआ है, उसके साथ साथ एक N95 है, फिर N95 है। इनके अंदर चीज़ें क्या क्या है और उनसे अगर हम इनको पहनते हैं तो अब हम कितने % बच सकते हैं। तो अब आप देखें 95 के 2 भी डिफरेंट टाइप के मास्क हैं, लेकिन इनसे क्या होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का एक फ़र्क बढ़ जाता है, फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी से बेहतर होने की वजह से हम चांसेस कम हो जाते हैं। सही। एक नॉर्मल मास्क आपने देखा होगा, अभी आजकल आपने एक तो हमारे साथ मसला ही आ गया कि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आप डाल दें और उसके बाद वो चीज़ चलना शुरू हो जाएगी, फ्लोट होना शुरू। तो अभी वो क्या दिखाया है कि वो मास्क के अंदर जनाब वो मास्क को गर्म पानी के अंदर रखा तो उसमें से कीड़े निकलने शुरू हो गए। तो वो क्योंकि हमने क्या किया है कि अब हम किसी भी चीज़ को खुद तो बना नहीं रहे, हम रिसर्च तो कर नहीं रहे, हम क्या करते हैं कि सिर्फ कोई सब उनसे लेना भी है और उनको गालियाँ भी देनी है। बिल्कुल ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँ कि एक बड़ा अच्छे कि किसी ने कहा कि जनाब के एक मस्जिद के अंदर हमारे
सबसे देखा होगा आगे की जो पहली सफ होती है उसमें जब सब जितने भी लोग बैठे होते हैं वो ओल्ड एज बैठे होते हैं और वो जो है बद्दुआएं दे रहे होते हैं, अमेरिका तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, इंग्लैंड तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, फ्रेंच मर जाए या जाए। और सेकंड जो रो होती है उस पर जितने नौजवान बैठे होते हैं तो वो दुआ मांग लेते हैं, अल्लाह ताला हमारा वीजा लगा दे अमेरिका के लिए और उसके लिए। तो हमने चीजें भी उनसे ही लेनी है और गालियां, हमने खुद कुछ नहीं करना। तो हमारे पास अब क्या हो गया, तो एक तो आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, उससे सिर्फ आप बैठ के बात करें उसके पास उसका सोल्यूशन मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो जब तक इंजीनियर बने हुए ना, जब तक हम इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि हमारी बात शुरू ही नेगेटिव अप्रोच से होती है, हम पॉजिटिव अप्रोच पे जाते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें मार्केट में जाए इस वक्त कोई चीज खरीदने के लिए, आप उससे सिर्फ ये कहते हैं जनाब यार ये सही लेना है तो लो वरना आगे चले जाओ। ऐसा ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो दुकानदार होता है उसका लहजा बड़ा कर्टेसी होना चाहिए, वो मिलनसार होना चाहिए। वो लोग हमारे यहाँ पर हर बंदा गुस्से में स्ट्रेस का शिकार है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम में हिट्स आ गई है, अगर इसके पास ये तो मेरे पास भी होना चाहिए। बहुत जल्दी आगे बढ़ने की एक मतलब सिस्टम सिर्फ ये हो गया कि अभी में चाहते हैं कि सेकंड्स के अंदर जो है ना हम लोग ये नहीं देखते कि पहले अगर बिल गेट्स की बात हो रही है तो उसने क्या मेहनत की, ऐसा ही। अगर किसी और की बात हो रही है उसने क्या मेहनत की, उसकी मेहनत को छोड़ के हम चाहते हैं कि यार वो चीज़ हम बन जाए, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए हम तैयार नहीं। सबसे ज्यादा जो इसका अहम जुज़्व है वो मेहनत है। और अब आप देखें सर, आप बैठे हुए हैं, आप जब आप आए तो आपने इसकी पूरी की पूरी आज के दिन के लिए पूरी प्रिपरेशन की, तैयारी करने के बाद अब आप इस काबिल हैं कि जो भी बंदा, क्योंकि हर तरह का बंदा आप डील कर रहे हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। अब आप तो एक हैं लेकिन हर रोज नए बंदे लोग, हर तरह के नए लोगों को आपने डील करना है, ट्रीट करना है, तो आप उसकी तैयारी करके आते हैं। ऐसा ही। हालांकि हम लोग तैयारी नहीं कर रहे, हम लोगों को लगा हुआ है कि बस जी हमने सब कुछ करना है। अब आप देखें तरावी में भी हम फड्डा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ये तरावी जो है वो 20 क्यों है तो 10 क्यों है तो 8 क्यों है, मतलब कोई शोबा भी हम छोड़ नहीं रहे। हर शोबे के अंदर हमने क्या करना है कि मुबाहिसा करना है। जैसे वो उसकी एक बड़ी मिसाल थी कि जिस वक्त हलाकू खान ने जब बगदाद के ऊपर हमला किया तो उस वक्त जितने उलमा थे, आलिम थे, वो सब जो है मनाजरों में लगे हुए ऐसे ही। वो मनाजरे ये थे कि बिल्कुल ऐसे कि अजान से पहले दुरूद पढ़ना है, नहीं पढ़ना, ये मामला सारे मनाजरे थे उस वक्त। बिल्कुल ऐसे। तो मतलब ये कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम तमाम चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काबू कर, बीइंग पर्सनल सेल्फ अपनी जो है वो तरबियत करें, अपने आप को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि देखिए अंदर से जो भी इंसान होता है उसको अपने आप के बारे में पता होता है कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। बहुत ऐसा ही। तो इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि हमने हमारी फाउंडेशन ने 2019 के अंदर जो है एक इवेंट शुरू किया था ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड्स के नाम से। तो यहाँ पर काफ़ी अर्से से बहुत सारे लोग जो है वो अवार्ड शोज करते आते हैं। तो हमने क्या किया कि उसके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनीज के नहीं है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आती है। तो हमने क्या किया कि उसके अंदर हर शोबे से लोगों को उठाया। बहुत अच्छा ख्याल। तो जब हमने उनको शोबों से उठा के उनको अप्रिशिएट किया, तो यहाँ पे आपने देखा होगा अवार्ड शो होते हैं तो क्या होता है, वो सिर्फ कॉल करते ना, उसने अपना अवार्ड लिया और वो चला गया। ऐसा ही। आप किस अवार्ड किस चीज़ के ऊपर लिया गया, क्यों लिया गया, उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने थोड़ी सी टीम को चेंज किया। हमारे बॉस ने कहा आप ऐसा करें, लोगों को प्रमोट करें। किस तरह प्रमोट करें कि अगर उसका एक फन है, अगर उसके अंदर एक टैलेंट है, उस पर काम कर रहा है, उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, तो उसको बताएं कि उसने जो किया है जरा लोगों को दिखाएं। तो हमने क्या किया, पहले उसकी एक फिल्म बनाते थे। बहुत अच्छी बात। पहले उसको डिस्प्ले करते थे कि भाई ये इसने ये किया है जिस बेसिस के ऊपर इसको अवार्ड मिल रहा है। फिर उसके बाद उसको कहते थे जनाब अब आप बताएं जरा। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जब हमने इंटरेस्ट इनसे पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, हमने जब टैलेंट को निकाला ना, तो आप यकीन करें आज में 2021 में अभी मैंने जनवरी के अंदर ही किया था, तो मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि देखिए बात ये कि मुझे अप्रिशिएट ना करें, आप उस थिंकिंग को अप्रिशिएट करें जो कि ऑस्ट्रेलिया में बैठ कर ये चीज़ें करवा रही है। तो हमारे पास ऐसे बेशुमार लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। अभी वो अपनी उनकी वाइफ की डेथ हुई है, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी 5 स्टार हॉस्पिटल के लिए थिंकिंग कर रहे हैं कि जनाब मैं अपनी वाइफ के नाम पे एक हॉस्पिटल बनाऊं यहाँ पे। तो और वो सारा पैसा अपना खुद लगाते हैं। हमारी फाउंडेशन ने अभी तक किसी से ना डोनेशन लिए 10-11 सालों में, ना कुछ। जो उन्होंने अर्निंग की है, जो उन्होंने पैसा लगाया, सारा उन्होंने अपने खर्चे से सारी चीज़ें करते हैं। तो बेसिकली मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि अगर हमारे अंदर का इंसान अच्छा इंसान जाग जाए, तो मैं समझता हूँ ये कोरोना से भी निमट सकते हैं, मईशत से भी निमट सकते हैं। और जब हम बेईमान हो जाएंगे तो फिर हम तो सारी ज़िंदगी, देखें मैंने जब से छोटे से
बड़े एज की तरफ आ रहा हूँ तो मैंने देखा है कर्ज उतारो मुल्क संवारो, डैम फंड, फलाना फंड, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हुनर नहीं सिखाया जा रहा ना, हम यूँ कहेंगे हुनर नहीं सिखाया जा रहा। हम लोग डिग्रियां तो दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर यूँ लें कि हमने वेबिनार शुरू किया, इंटरनेशनल वेबिनार, जिसमें एम्बेसडर जो पाकिस्तानी तैनात है मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोपियन में, इधर हमने जब उनसे बातचीत की, ये यूट्यूब पर सारा अवेलेबल है। तो यूनिवर्सिटी टाइम से जब हमने शुरू किया तकरीबन कोई 40 एम्बेसडर हमने लिए। अब उनका एक ही कहना है कि जी हम ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, हम लोग जो है ना बच्चों को यहाँ मुफ्त में पढ़ाने के लिए तैयार। जैसे जर्मनी है, जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम है, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जा रहे, हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, तो किस तरह वहाँ पढ़ने जाए। अच्छा, दूसरी बात यह कि हमें उलझा दिया गया ज्यादा चीज़ों में, ताकि लोग जो है ना, अब इसी तरह HEC में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप पड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत सारा स्कॉलरशिप पड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब मिसाल के तौर पर यूँ ले लीजिए कि हम ये तो कहते हैं कि जी नमाज पढ़ना, रोजा रखना आज कर, ये तो हुकूकुल्लाह है, हमने अदा करना है, तो लाजिम है, इस पर छोड़ दें, ये तो हमने करना है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जो लाजिम चीज़ है वो क्यों नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं पूछ रहे कि यार हम यूनिवर्सिटी में किस तरह पढ़ें, यूनिवर्सिटियों को किस तरह ट्रेन करें। अच्छा, यूनिवर्सिटी डिग्री तो दे रही है, इंसान नहीं बना पा रही, हालांकि ट्रेनिंग की जगह थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग की जगह है, अभी वो तरबियत नहीं है। अब तरबियत देनी है कि भाई एक बच्चा है, उसको किस तरह बर्दाश्त, तहम्मुल, मिजाजी किस तरह, इनकी सारी किस तरह है, उसके अंदर वो जो क्रिएट माइंड कैसे हो, तख्लीकार कैसे हो। अब देखिए मेरे मुआलिक में छोटा सा काम करते हैं, वो उनका बंदा वो लिख लेता है कि आने वाला बंदा वो देख ले कि क्या लिखा गया और क्या किया गया। हमारे लोग PhD होल्डर हैं, फिर भी एक ही बात करते हैं, जी मैंने ये पढ़ा, ये का की कू पे हम अटक गए। अब ये सूरत है। अच्छा, अब ये फिर मैंने जैसे अपने किसी प्रोग्राम में भी कहा था कि जितने भी वाइस चांसलर हैं उनको एडवाइजर बनाया जाइए, चाहे वो CM हो या PM हो, ताकि पढ़े लिखे लोग हैं ना, ताकि वो एडवाइजर हो तो कुछ पता चले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी BA किया हुआ, MA किया हुआ, जी अब वो भी शक खत्म कर दी, अब उसमें जो अंगूठा छाप भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो तो यही कहेगा। अब मिसाल के मैं गाँव में गया तो वहाँ पर काउंसलर से काम पड़ गया, हमने कहा कि जी गाँव में पानी नहीं आ रहा, जरा आप देख लीजिएगा। तो उसने कहा कि इस दफा मैं पानी लेके दे रहा हूँ, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाई तू तो काउंसलर है। अब काउंसलर की ये हाल है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हम लोग जा किस तरफ हैं। वो एक कुरान की खूबसूरत आयत, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, हम कहते हैं करते नहीं है। अब उस जानिब जाके जैसे हाशमी साहब ने कहा ना कि अवेयरनेस नहीं, अब अवेयरनेस कैसे। अच्छा, ऑनलाइन बहुत सारे हमने करवाए प्रोग्राम, जैसे कि हमने 40 जो वाइस चांसलर को इकट्ठा किया और दीनी मदारिस को इकट्ठा किया और एक वेबिनार बड़ा सा हमने भी कर दिया, उसमें तमाम लोग मौजूद थे, उन्होंने सबने अपनी बातें की। जी नुक्ता कहाँ का रुका, एक छोटी सी बात भैया कि मैं चाहूंगा आप वक्फा लेना चाह रहे होंगे तो उससे बात यकीन करेंगे। बहुत खूब जी, बिल्कुल ठीक है, शाकिर साहब का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसरन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू अब तक हुई है, मामलात को समझना ज़रूरी है, इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक लेकर वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू अब तक हुई है। माशरे के हवाले से जो नक़ाइस हैं उसके ऊपर बात हुई है, इस्लाह की ज़रूरत है। इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि अपनी इस्लाह की जाए, और वो क्यों ज़रूरी है कि सारे ही मामलात इस वक्त ख़ास तौर पर फ़ी ज़माना जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना वायरस की शक्ल में, उसको शायद संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह और ज़िंदगी के जो दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी, उसमें भी संजीदगी का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पर सैयद ज़ीशान हाशमी साहब तशरीफ़ फरमा है और शाकिर अली साहब, दोनों हमारे मेहमानों से हमारी ये बात हो रही थी। ज़ीशान साहब, अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने, और होता ये है कि तारीख़ जब हम मुताला करते हैं, किसी भी कौम की तरक्की के पीछे लोग कहते हैं ना राज क्या है, तो उसका राज ये है कि उसने अपने माजी से सबक सीखा। लेकिन हमारी जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं, आप शुरू से लेकर आज तक अगर आप देख लें तो हमने कभी भी अपने माजी से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। ये तीसरी वेव है जिसके अंदर हम हुकूमत को बार बार तंबीह कर रहे हैं कि ये मामलात हैं, इनको अगर इख्तियार किया जाए तो कोरोना से बचा जा सकता है और अपने नुकसानात को कम किया जा सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि पहली वेव हो, दूसरी वेव हो, कोई सबक हमने हासिल नहीं किया। ऐसा क्यों है? ये जो कौमी मिजाज है इसको कैसे तब्दील किया जा सकता है? सबसे पहले बात आपने की सबक जी, ठीक है ना। सबक अगर हम बचपन से स्कूल की क्लासेस को देखें तो एक सबक हमको दिया जाता है, हमें उसको याद करना होता है, उसके बाद हम उसको टेस्ट देके और ऐसे ही उसका रिजल्ट मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है।
कुछ बच्चे अच्छी पोजीशन पे होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नीची पोजीशन पे होते हैं। तो एक दफ़ा मैंने एक साहब से सवाल किया था, व्हेन आई वाज इन ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के अंदर पुर्तगीज़ बोली जाती है, लेकिन इत्तेफाक से हमें वहाँ पे एक इंग्लिश पर्सन मिल गए थे। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा यार मुझे ये बताएं कि ये रोम जो है, इंग्लिश पर्सन जितने भी लोग हैं, ये जो है तरक्की कैसे करते चले गए, इवन कि हमारे मुसलमान हमेशा पावर में रहे। ऐसा ही। तो उन्होंने मुझे बड़ा एक अच्छा सा जवाब दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो कौम है, ये कौम आखिर तक रहेगी, बिल्कुल ठीक। यानी कि जब तक क़यामत नहीं आएगी। अच्छा, जब तक रहेगी। और इसकी कौम की जो डिसिप्लिन और इसकी जो आदत है, उसकी वजह यह है कि जनाब ये जब कोई काम करने जाते हैं, जैसे किसी जंग में गए, अगर वो जंग हार गए तो ये जब तक दोबारा जंग नहीं करेंगे जब तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख लेंगे कि जनाब क्या वजह थी जिसकी वजह से हम वो जंग हारे थे, हार के क्या असबाब थे, इसको जानने की कोशिश। उसके बाद जब उसको गैदर कर लेंगे, उसके बाद फिर तैयार होके फिर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या मसला है, हमने क्या करना है कि हमें पता है कि हम ये काम गलत करने जा रहे हैं, हमें पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, लेकिन हम फिर भी करेंगे। ऐसा ही। क्योंकि हमें अपने आप से प्यार है, अपनी कौम से, अपने मजहब से प्यार नहीं है। बिल्कुल ठीक। हम बोलने को तो प्योर पेट्रोटिक पाकिस्तानी है, प्योर मुसलमान है, झंडा लगा के हम सब कुछ है, लेकिन अगर हम गौर से अपने आप को देखेंगे तो हम ना तो सच्चे मुसलमान हैं, ना तो पेट्रोटिक पाकिस्तानी से। बिल्कुल सच है। आप देखें, गद्दारी का लेबल लगाना हमारे लिए बहुत आसान काम है, कुफर का फतवा देना हमारे लिए बहुत कुफर का फतवा देना हमारे लिए बहुत आसान है। अच्छा, और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने जो अल्लाह ताला की बातें जो हमें बताई हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, हम उन सब की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल की बात नहीं कर रहे। जैसे कि इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि मुझे अभी मैं सोशल मीडिया भी एक छोटी सी चीज़ पढ़ रहा था कि जनाब एक साहब थे, वो रोज़े भी पूरे रखते हैं, नमाज भी पढ़े ज़बरदस्त, तरावी भी पढ़ रहे, ज़कात भी दे रहे हैं, सब कुछ। तो वो मौलवी साहब के पास गए तो मौलवी साहब से उन्होंने कहा कि सर मेरा दिल जो है ना वो मुतमईन नहीं होता, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं, उन्होंने कहा नमाज पढ़ते हो? बोला पढ़ता हूँ। रोज़ा रखते हो? रखता हूँ। ज़कात देते हो? देता हूँ। तो फिर तुम जन्नती हो। मौलवी साहब ने अपना फतवा दे दिया, सादिर फरमा। लेकिन उनके दिल में वही रहा कि यार मैं मुतमईन ही नहीं हूँ, सब काम कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा वो कैफ़े में बैठे थे, एक मलंग आया, मलंग ने उससे कहा कि दिल मुतमईन नहीं है ना, एक कप चाय पिलाओ फिर बताता हूँ दिल मुतमईन क्यों नहीं है तुम्हारा। बिल्कुल ठीक। उन्होंने उसको चाय पिलाई, उसको बोला दिल तुम्हारा इसलिए मुतमईन नहीं है कि तुम जब दुकान पे सामान बेचते हो तो जितना मुनाफा होता है उससे तुम कई गुना मुनाफा लेते हो, ज़्यादा कमा लेते हो। बिल्कुल ठीक है। झूठ बोल के अपनी दुकानदारी चलाते हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जब किसी से बात करते हो तो अपने आप को ऊंचा महसूस करते हो, बताने की कोशिश करते हो। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। जब किसी जगह पे बैठते हो तो नीचे जो लोग होते हैं उनको हकारत से देखते हो। जब तक ये चीज़ें रिमूव नहीं होंगी, जब तक तुम इंसान को इंसान नहीं समझोगे, जब तक तुम अपने रिश्तेदारों को, पहला हक रिश्तेदारों का है, उनको उनके हकूक नहीं दोगे, जब तक आपका दिल मुतमईन नहीं होगा। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात कही, बहुत खूब। तो हमारे यहाँ पर हमने क्या किया है कि चीज़ों को अमल तो कर रहे हैं, ऐसा ही कि जनाब नमाज भी पढ़नी है, ज़कात ये तो फ़र्ज़ करनी है अपने मुताबिक, लेकिन ठीक है, लेकिन उसके बाद नमाज गुनाहों से रोकती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन अगर वो नमाज सही होगी तो अगर आज के हमारी नमाजें देख लें, हम अपनी बात करते हैं कि हम नमाज में पढ़ोगे तो यार उस टाइम वहाँ जाना है, सारे काम हमें नमाज के दौरान ही याद आता है। बल्कि मुझे एक वाक़या याद आया कि वो एक दफ़ा एक साहब थे, वो मस्जिद के पेश इमाम साहब से उन्होंने कहा कि असर की आपने जो है वो 4 रकातों में से 3 रकात पढ़ाई और उसके बाद सलाम फेर दिया। तो उन्होंने कहा आप इतनी यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं कि मैंने 3 रकात पढ़ाई? तो उन्होंने कहा कि जनाब अभी मैंने अपनी 3 दुकानों का ही हिसाब किया, आपने सलाम फेर दिया। आप समझ रहे हैं? तो ये सूरत हाल है कि दिमाग हमारा ऐसा है, और ये बात राय तफन्नुन ये बात कही गई है, लेकिन वाक़तन ऐसा है कि हम लोग इबादत में भी आ रही हैं बिल्कुल दिल और दिमाग कहीं और सर, नमाज़ें और नमाज अदा सर नमाज़ें तो ये होती है कि हज़रत अली को एक तीर लगा जंग के अंदर, हाय हाय हाय, तो इतनी तकलीफ थी कि वो तीर निकाल नहीं पा रहे थे। बहुत खूब। तो उन्होंने कहा कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं तो उस टाइम तीर निकाल लीजिएगा। तो वो नमाज में गए और तीर निकाल लिया गया, हाथ तक नहीं निकली। ऐसा ही। तो ये तो नमाजें हैं ना। ऐसा ही। इसमें एक बात अगर ये बात डालें, जैसे कुफ़ार मक्का थे ना जी, अब यहाँ पर सिस्टम भी वही है, जैसे कि वो कहते थे कि जी हमारी ये सरदारी, हमारी ये चोर बाजारी चलती रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं,
अब यहाँ पर भी ये है कि हम लोग कहते हैं यार इस्लाम तो है, नमाज तो पढ़नी है, ये चीज़ें करनी है, हम ये कहते हैं ना, ये सब चीज़ें यार बात ये है कि हाँ ये सब अच्छी चीज़ें हैं, हाँ नबी था, कुरान था, सब चीज़ें सही, लेकिन ये अमल करना पड़ा, फिर वो भागने के जराए ढूंढते हैं, चाहे वो मैं हूँ कोई इस्लाम से दूर भागते हैं। दूसरी बात ये देखें ना कि लड़की का जो विरासत में हक है वो नहीं दे पा रहे, तो नमाज तो पढ़े, नमाज इन्न सला तन्हा फाशा अनिल मुनकर से क्या मुराद है? मुराद तो यही है ना कि आपको जब बुराई से बेहयाई से नहीं रोक रही। बुराई बेहयाई क्या होती है? वो यही तो होती है कि आपने जब बेटी को हक नहीं दिया, कहती मैंने तो जहेज दे दिया, भाई जहेज तो दे दिया लेकिन उसका जो हक है वो तो दो। अच्छा भाई भी बड़े उस्ताद हैं, वो क्या करते हैं जी बहन को विरासत में हिस्सा कभी नहीं देंगे, उसके घर में आएंगे, चीजें आएंगे, सब चीजें उल्टा उसे झगड़ते रहेंगे, भाई उसका जो हक है वो दे दो, फिर तुम्हारी इबादत कबूल होगी ना। अच्छा जखीरा अंदोजी से क्या मुराद है? जखीरा अंदोजी अशिया खुर्दोनोश तो नहीं है, इससे मुराद लाठी का भी कारोबार है, इससे मुराद और बहुत सारी अशिया हैं जो हम जखीरा कर देते हैं, और जब मुसलमान तंग होता है उस वक्त हम वो चीज बेचते हैं। तो जखीरा अंदोजी के कई मायने हो सकते हैं ना, तो हमने सलामती का मायने हम भूल चुके हैं, चाहे वो कोई भी हो। जिस तरह के ज़ीशान अहमद हाशमी खुद एक IT एक्सपर्ट है, अब आप अंदाजा कीजिए कि हम IT में कितने मास्टर हैं पाकिस्तान में, हमें सिर्फ ब्लैकमेलिंग करना आती है, तरीका आता है जुगाड़, जिसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते जुगाड़, हम लोग वो हो गए, तो हमारी महारत जो एक्सपर्टीज वो खत्म हो चुकी है। तो मुसलमानी जो लफ्ज़ है ना बिकता है, किसी के आगे कह दो कि जी मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ, तो वो कहता अच्छा मुस्लिम है, तो फिर कहता कि आपने वो हुकूक अदा कर दिए जो आप पर इस्लाम ने लागू किए थे, वो कहता नहीं जी, तो फिर हम किस तरह के अच्छे मुसलमान बन सकते हैं? अच्छा नेकी से भी मुराद यही है, फिर नेकी से क्या मुराद? नेकी इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो कर ही रहा है, चाहे वो वालिदैन की खिदमत में, चाहे अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे अखलाक के साथ चल रहा है, अच्छे पड़ोसी का, मतलब इंसान कर रहा है, लेकिन जो इज्तिमाई काम कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है। इनफरादी इंसान हर जगह काम हो रहा है, जैसे टेलीविजन के अंदर आप देखते हैं ना कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं जी, इबादत भी दिखाई जा रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। सवाल ये है कि मैं हज भी करके आ रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मेरे अखलाक और मामलात अच्छे नहीं है। जिस तरह कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगर वो शख्स जो अब्दुल्लाह नामी शख्स है, अगर तो उसके मामला तुम्हारे साथ अच्छे नहीं है, लेन देन अच्छा नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी सही नहीं है, तो इसका मतलब तुम नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा कर लो, हज कर लो, ज़कात दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे मामला बेहतर नहीं है, इसका मतलब वो सही मुसलमान नहीं है। तो हमारी ये चीज़ें, अब नबी कायनात को दुनिया देख के क्यों ईमान लाती थी? अखलाक की वजह से ना, तो वो कहाँ से लाए? अब घर में देखो तो जंग लगी हुई है, तो उसको तो खत्म करें, घर की सियासत को तो समझें, पहले घर की सियासत है क्या, घर के मामलात हैं क्या। अब वो ऊपर इल्जाम लगा दीजिए मोबाइल आ गया फला, यार ये तो टेक्नोलॉजी है, इससे तो सही इस्तेमाल करना, फिर कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, उरूज पे पहुंच सकते हैं। तो मकाम में महमूदा ऐसे तो नहीं मिला था ना अल्लाह के रसूल को, तो गारे हिरा में बैठे पूरी तैयारी हुई ना 40 साल में। तो सवाल ये होता है जो भी एतकाफ आ रहा है, एतकाफ की ये महीने बनती है ना कि इसमें बैठ के 9 दिन सोचें, समझे कि अच्छा हाँ यार मैंने 9 पूरे साल की मैंने कारकर्दगी क्या करनी है, किस तरह आगे चलना है, और कितना जो है ना उसमें अपनी एक्सपर्टीज सामने रखनी है। एतकाफ रख दिया हमने जी, सवाब यार, सवाब तो हर मुसलमान तो है ही, सवाब खुद ही सवाब है, नाम अच्छा रख लो तो सवाब है। बात ये कि सवाब के पीछे पड़ गए, अमल के पीछे नहीं। अमल के पीछे नहीं। बहुत अच्छी बात शाकिर आपने कही है, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये बात समझने की इस वक्त की ज़रूरत है और अहमियत है कि इसको समझा जाए कि सिर्फ जो गुफ्तार के गाजी हैं ना, ये किरदार के गाजी अजीब वो है ना, जो नशेमन बने हुए हैं, कसर सुल्तानी बनी हुई है, वहाँ पर चढ़ के बैठ गए, नीचे नहीं आ रहे, लेकिन ये उसका मफहूम और मायने जो कुछ और समझे। बिल्कुल निशात भाई ये फरमाइए, एक तो हमें हर चीज़ में बड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं, और फिर अभी क्योंकि ये सारा सिलसिला जो चला है ना, क्योंकि आप एक NGO के साथ मुंसलिक हैं, आप काम कर रहे हैं, इसमें बड़ा क्योंकि IT से आपका ताल्लुक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन का आजकल बड़ा अहम रोल है। अगर डाटा और आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इसके ऊपर एक समझ लें कि एक जंग जारी है कि एक दूसरे पे बर्तरी ले जाएंगे इसके पास डाटा और सही इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ होते हुए भी उसका इस्तेमाल हम सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ये बात करने का मकसद ये है कि अभी जैसे डिलीवर करने की बात आई, वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, ये तमाम चीज़ें सो कनेक्टेड है डाटा और इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन अभी तक मसला ये है कि वैक्सीनेशन का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि किसको लगाई जाए। अच्छा सर देखिए, एक चीज़ मैं आपको एक और बात बताऊँ, देखिए वैक्सीनेशन, अब हमारे यहाँ पे किसी से बात करें उसको यही नहीं पता कि वैक्सीनेशन है क्या भाई, किस लिए की जा रही है। एक्चुअली वैक्सीनेशन ये कोई इसका जो इससे कोई ये नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन कर ली तो आपको कोरोना नहीं होगा। दैट्स ओनली कि ये इम्यूनाइजेशन बूस्टर है। अब उससे क्या होगा, जब आप उसको लगा लेंगे तो उसके अंदर, जैसे आपने पता होगा, आपको याद होगा, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया होता है। वो दोनों अंदर बॉडी के अंदर एंटी एलर्जेंस होते हैं जो आपस में फाइट करते हैं। अगर बैड बैक्टीरिया अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है तो हमारा डिफेंसिव उसको कवर करता है।
तो ये हमारे जो है वो गुड बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ताकि जब ये हमारे पास आ जाए तो हमारे पास जब कोरोना वायरस अटैक करे तो ये उससे लड़े। अच्छा, कोरोना वायरस हो भी जाएगा तो उससे ये होगा कि जनाब उस पाए का जिस पाए का इंटेंसिटी उसकी वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, ये उस सूरत में दिया जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक मैंने थोड़ा सा इस पे स्टडी की और थोड़ा रिसर्च की तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि जनाब ये कोविड को ख़त्म नहीं करेंगे जी, इसको चलाएंगे ये लोग। अभी ये वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है, फ्री दे रहे हैं, परचेजिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। आने वाले टाइमिंग के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने दुनिया के अंदर से गरीबों को तो बिल्कुल ही खत्म कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, जो वैक्सीन लगा सकेगा तो वो जिंदा रहेगा, बिल्कुल ठीक है, गरीब अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ठीक है, कर ही नहीं सकेगा, ऐसे ही। अच्छा, अब वैक्सीन की बात हो रही है तो सबसे पहले देखें इन्होंने कह दिया कि जनाब 60 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी, ठीक है जी, लगाई जा रही है। अब कई जगह पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया का जब उसको स्प्रेड करता है तो ओरिजिनलिटी तो खत्म हो जाती है। ऐसा ही है, कल के इलेक्शन को ले लीजिए आप, ऐसा ही, कल का जो इलेक्शन हुआ है तो उसके अंदर जो उन्होंने दिखाया गया जनाब कराची उन्होंने बायकाट कर दिया और ये कर दिया जनाब 5000 उसको मिले, 3 उसको मिले, 4 उसको मिले। तो कल एकदम मैं भी देख रहा था व्हाट्सएप तो रिजल्ट आया तो मैंने कहा यार ये तो वाकई अगर 8% था तो बड़ा बैड था। अच्छा, सुबह जब मैंने टीवी देखा तो उसमें पता लगा जनाब नहीं वो 15,000 15,500 जो है वो उनको मिले पीपल्स पार्टी को। अब सबसे बड़ी बात वही डेटा मौजूद है, इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होना सही तरह से नहीं है। हम जैसी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो उसको मिसगाइड कर देते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, देखें उनकी सब नज़र है, आप जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल सही, तो आप जो मौजू पे बात कर रहे हैं वही चीज़ें आपको वो दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। आप ये देखें, आप ज़रा किसी जो इनकी थीम है क्रिश्चियंस की या ज्यूइश की उसको या इंडिया की उसको हिट करें, कश्मीर के बारे में कुछ लिखें, फौरन रिपोर्ट हो जाएगा और आप गायब हो जाते हैं। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात देख लें कि वो जैसे ही वो लिखते थे जनाब ख़त्म नबूवत का वो रिमूव हो जाता था, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर आप लिखें जनाब सुन्नी शिया के मसले के बारे में और स्प्रेड होगा, आप जो है वो देवबंदियों के बारे में सुनिएगा, आप अपने मसले जिससे मुल्क की हालत बिगड़ेगी जी वो कभी भी भले आप 10 दफ़ा रिपोर्ट कर लें रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि मुसलमानों को लड़ाने का सिर्फ एक मकसद है, उनको एक्साइट करो, एक्साइट करेंगे इनको, एक्साइट करने के बाद जज्बाती तो हैं, ऐसा ही है, और फ्यूड करने की कोशिश करते हैं, इग्नाइट करते हैं इश्यूज को, अपने मुल्क का नुकसान करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम समझने को तैयार नहीं है, ऐसे ही हमको बार बार बताया जा रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझते, ऐसा ही। अच्छा, फिर उसके बाद हुक्मरान का भी बड़ा मसला है कि हमारे हुक्मरान भी वैसे होने चाहिए जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ जब आए थे तो आपने देखा था जो फर्स्ट ईयर था उन्होंने कुछ भी नहीं किया था पहले साल में, लेकिन लोगों में से करप्शन, चोरी, डर खौफ था कि जनाब ये आएंगे ये सिस्टम को सेट कर देंगे, ये कर देंगे, लोगों ने छोड़ दी थी। बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद आप देखें कि जब 1 साल कंप्लीट हुआ उन्होंने देखा कुछ भी नहीं हो रहा यार, चीज़ें सिर्फ क्या हो गया, डबल हो गई। बहुत खूब, ऐसा ही। पहले ये होता था 100 रुपये रिश्वत दे के काम चलता था, अब 200 रुपये रिश्वत दे के काम चल रहा है। पहले ये होता था जनाब कि यहाँ पे जाने के लिए इसकी सोर्स लगाना पड़ती थी, अब वो सोर्स के बजाय आप पैसे देते वो काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो आहिस्ता आहिस्ता ये और वर्स्ट कंडीशन पे चले गए हम। बिल्कुल ऐसा। हमने क्या किया कि जिन लोगों ने इस मुल्क को इस्टेब्लिश करने के लिए सपोर्ट की हमने उनको ही पकड़ लिया, ऐसे ही हमने उनको ही। तो अब जब तक आईटी की बात मैं करता हूँ, देखिए मैंने 2001 के अंदर मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस में, आई वेंट कनाडा, और मैं कुछ अर्से वहाँ पे रहने के बाद मैंने कहा नहीं यार मुझे पाकिस्तान को सर्व करना है। मैं वापस आया, ज्वाइन किया कॉलेज और एज ए लेक्चरर ज्वाइनिंग की, लेकिन मुझसे काम ही नहीं लेते थे। ऐसा ही सुबह जाता था, बैठा होता था, बोलता था कंप्यूटर्स भाई मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, कुछ मुझसे ले लो, कुछ मुझसे ले लो, कर लो। नहीं, आखिरकार जनाब 4-5 साल रहने के बाद मैंने रिज़ाइन कर दी जॉब। फिर उसके बाद मैंने अपने इंस्टीट्यूट लॉन्च किए, कॉलेज लॉन्च किया, ठीक है जी। वो मैंने कोशिश की कि मैं लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे साल कंप्लीट होते हैं, हमारे बच्चे जो होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, उनकी नज़रों में होते हैं, वो फ़ौरन उनको कॉल कर लेते हैं, ले जाते हैं। ऐसा ही हमारा बच्चा यहाँ गवर्नमेंट से मांगता रहेगा टैलेंट के लिए, यार मेरे को सपोर्ट कर दो, मुझे ये कर दो, ये लोग नहीं करेंगे। तो आईटी इंडस्ट्री कैसे बनेगी सर? नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, कुछ लिमिटेड इदारे हैं, उन इदारों को बूस्टअप किया गया है, उसमें आप अगर चले गए तो आप गुरुम हो जाएंगे। ऐसा ही अब पाकिस्तान के अंदर हर साल
हज़ारों की तादाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निकल रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट निकल रहे हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें एक आईटी एक्सपर्ट, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं ज्वाइनिंग के लिए गया था, तो मैं जब कनाडा था तो मैं वहाँ पे आराम से 4-5 लाख 6 लाख रुपए 2001 की बात कर रहा हूँ अर्न कर सकता था। यहाँ पे मुझे सैलरी कितने दे रहे हैं? 50,000 60,000 रुपये। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद मुझसे वो काम भी नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान कैसे आईटी के अंदर तरक्की करेगा? नहीं कर सकता। ये बड़ा एक संजीदा मसला है। इंडिया ने क्या किया? देखिए इंडिया ने सबसे अच्छी मिसाल है रीजन में। देखिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि सिस्टम को बनाना अहम नहीं है, सिस्टम तो बन जाता है, उसको मेंटेन रखना सबसे अहम है। इसको रन किस तरह किया जाए। इंडिया ने क्या किया, आपने जितने लोग थे वो सारे पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आईटी पे देखें, माइक्रोसॉफ्ट पे देखें, कब्जा इंडिया का है, कंप्लीट डोमिनेशन है। ठीक, जिस जगह जाएं आप देखें बिजनेस के अंदर, उसमें आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ चले जाएं, आप डिप्लोमेसी की तरफ चले जाएं, बिल्कुल ऐसा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा दुनिया के अंदर जिस मैंने अब 20 कंट्रीज से ज़्यादा विजिट किए कंट्री, जिसमें भी गए इंडिया को जानते हैं, पाकिस्तान को नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब ये हो कि हमने अपने आप को सही तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इस्टेब्लिश भी नहीं किया और प्रेजेंट भी नहीं किया। प्रेजेंट भी सही नहीं किया, ये आपने बिल्कुल ठीक है। और जी ज़ीशान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू ऐसी है कि इसके ऊपर कई प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी जो है वो आड़े आई है। ख़ास तौर पे जो आखिर में आपने बात कही आईटी के हवाले से, मैं ये चाहूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम ऐसा रखा जाए कि आईटी की अहमियत के हवाले से बात की जाए और क्या कुछ हो सकता है उसको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। शाकिर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आप सबके वक्त तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम में हमारा साथ आपने दिया। नाज़रीन, दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद थे और इस वक्त हमारी जो है अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई। ख़ास तौर पर इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसको कैसे बेहतर बनाया जाए और इसके लिए किन किन इक़दाम की ज़रूरत है, ये बड़ा अहम एक मामला है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर इजाज़त आपसे लेनी होगी, ज़िंदगी ने वफ़ा की इंशाल्लाह, तो आने वाले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।